अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। मतलब जो उनका सफ़र चल रहा था ट्रेडर से रूलर बनने का, उसमें और कौन सी नई चीज़ें आईं और कौन सी नई पॉलिसीज़ वो लेकर आए, जिससे ब्रिटिश जो है रूलर से ट्रेडर बनने का जो उनका सफ़र है और आसान से आसान होता गया। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे 1757 से लेकर 1857 इंडिया वाज रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंग्लिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग इट्स अफेयर्स। अब जो है इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उनके सारे अफेयर्स इंडिया के अंदर जो है वो रेगुलेट कर रही थी, लेकिन जो रूल हो रहा था वो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो रहा था, मींस इनडायरेक्ट रूल था। ये पूरे 100 साल बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1857 वॉर ऑफ फ्रीडम तक जो रूल था ब्रिटिश का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू था। तो जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रूल चल रहा था, तो इनके गवर्नर जनरल जो है वो आते थे। ब्रिटिश के गवर्नर जनरल, डिफरेंट गवर्नर जनरल एक आता था, उसका कुछ टाइम वो रहता था, उसके बाद कोई और आ जाता था। तो वेलेस्ली जो है उस टाइम पे गवर्नर जनरल था। 1798 से 1805 तक वेलेस्ली जो है वो गवर्नर जनरल था। एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड क्लेवर एम्पीरियलिस्ट। अच्छा, उसका बिलीफ क्या था, उसका यकीन क्या था कि नो ग्रेटर ब्लेसिंग कुड बी कन्फर्ड ऑन द नेटिव इनहिबिटेंट्स ऑफ इंडिया देन एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड पावर। अब ये चीज़ें उसका एक बिलीफ था, यकीन था कि और कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती इंडिया के जो नेटिव इनहिबिटेंट्स हैं, जो इंडिया में रहे हुए हैं, कि ब्रिटिश जो है अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस और पावर जो है वो एक्सटेंड हो और पूरे इंडिया में जो है वो ब्रिटिश का रूल आ जाए। ये एक इंडियन जो हैं लोग, उनके लिए एक ब्लेसिंग है। क्यों ब्लेसिंग है? क्योंकि इंडियंस जो है वो बहुत ही बैकवर्ड हैं और जो है उनके पास एजुकेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम जो ब्रिटिश आए हैं वो ब्लेसिंग बनकर आए हैं इंडिया के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको दे रहे हैं। तो ये उसका बिलीफ था वेलेस्ली का। इट वाज द व्यू ऑफ द वेलेस्ली। अच्छा, अब जैसे ही टीपू सुल्तान की डेथ होती है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, तो वेलेस्ली जो है अपना फोर्सफुली कहता है नवाब ऑफ अवध को कि तकरीबन 30,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड बिटवीन रिवर गंगा एंड रिवर यमुना के बीच में जो भी लैंड है वो फोर्सफुली कहता है कि वो मुझे दे दो। अब जैसे ही उसको ये पूरी लैंड मिल जाती है, विच पुट वेलेस्ली इन अ स्ट्रांग पोजिशन टू डील विथ मराठाज। इससे जो है वेलेस्ली एक स्ट्रांग पोजीशन में आ जाता है कि मराठास के साथ डील कर सके। मराठास जो कि कभी ब्रिटिश के साथ भी दे रहे थे और कभी ब्रिटिश के जो है अगेंस्ट भी हो रहे थे, ब्रिटिश के साथ जंगें भी लड़ रहे थे। उसके बाद एक नई पॉलिसी जो ब्रिटिश लेकर आए वो थी अपना सब्सिडरी अलायंसेस। अब ये सब्सिडरी अलायंसेस जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटिश की एक तो पॉलिसी ये थी कि वो अपना पपेट रूलर्स जो है वो लेकर आ रहे थे, इंडिया के अंदर थ्रोन्स पे बिठा रहे थे। राइवल स्टेट जितनी भी उनकी थी वहाँ पर वो लड़ते थे पहले जंग, और उसके बाद कोई ऐसा रूलर बिठाते थे वहाँ पर जो कि उनके कंट्रोल में हो, अंडर कंट्रोल हो, जिस तरह से वो चाहें ऐसे वो रूल करे और वो चीज़ें करे। तो पपेट रूलर्स जो है उसने उन्होंने बिठाए हुए थे तख्त पे बहुत सारी राइवल स्टेट्स में। और दूसरा जो है वो अपनी पॉलिसी लेकर आए अपना सब्सिडरी अलायंस टू ब्रिंग स्टेट्स अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, के बहुत सारी स्टेट्स जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएं, तो वो सब्सिडरी अलायंसेस की पॉलिसी लेकर आए। अच्छा, अब सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि एक लोकल किंग होता है, ठीक है। लोकल किंग को उन्होंने कहा कि आप ना अपनी आर्मी रखोगे और ना ही कोई जंग लड़ने आप जाओगे। लोकल किंग्स विल कीप नो आर्मी नॉर दे विल फाइट बेटर। अच्छा, तो फिर होगा क्या कि अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अपनी आर्मी जो ट्रेन की हुई है उसने
वो अपना लोकल किंग को जो है वो देंगे। लोकल किंग की अगर कहीं भी लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो ट्रेंड आर्मी थी, वो आर्मी जो है लोकल किंग्स को देगी, और लोकल किंग जो है उस आर्मी के साथ जो है अपने अगेंस्ट वाले नवाब के साथ लड़ेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब उसके बदले में ब्रिटिश ने क्या कहा कि आप जो है हमें बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, और उसके साथ-साथ जो है लैंड देंगे, ताकि हम उस आर्मी को जो है मेंटेनेंस जो भी है, उस आर्मी को जो पैसे चाहिए, जो सैलरीज़ हैं उनकी, हम वहाँ से वो मैनेज करेंगे। मतलब आर्मी जो है वो ब्रिटिश की होगी, और उसकी मेंटेनेंस के लिए जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी खर्चा है, वो लोकल किंग्स भरेंगे। ये सारी जो चीज़ थी, इसको कहा जाता है सब्सिडियरी अलायंसेस। कि अलायंस बनाया गया डिफरेंट उस टाइम पे जो स्टेट्स थी, वहाँ के जो राजा थे, नवाब थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ ये अलायंस बनाया। ब्रिटिश ने उनको कहा अब क्या है कि आर्मी जो है वो ब्रिटिश की होगी, पैसे जो हैं वो अपना लोकल किंग्स के राजाज के होंगे। इस तरह से ब्रिटिश जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में ज़ाहिर सी बात है जंग लड़ेंगे, तो वो अगर जंग जीत जाते हैं तो वहाँ पर ब्रिटिश की आर्मी के अंडर कंट्रोल ही वो सारा एरिया होगा। अगर लोकल राजा भी वहाँ पर बैठेगा तो वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में ही होगा। तो under this policy formed an alliance with the British to accept troops into his state and pay for them by giving land or money to the British, whose troop would defend the Nawab or Raja from attack by other rulers. तो ये सब्सिडियरी अलायंस की जो है ना एक पॉइंट थी। अच्छा, नवाब को क्या करना होगा? नवाब और राजा हैड टू डिस्बैंड हिज ओन ट्रूप्स, मतलब अपना जो उसकी आर्मी है, अपने जो ट्रूप्स हैं उनको डिसबैंड करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। टू अकोमोडेट द स्टेट्स विच कम अंडर द सब्सिडरी अलायंस। अब उसमें जो है तकरीबन 5 स्टेट्स जो है वो सब्सिडरी अलायंस में जो है ब्रिटिश के साथ मिल गई थी, जिसमें औध, हैदराबाद दक्कन, तंजौर, सूरत एंड कर्नाटका, ये सारी स्टेट्स जो है वो सब्सिडरी अलायंस के तहत अपना ब्रिटिश के साथ मिल गई थी। फिर रिटर्न में ब्रिटिश ने जो है वो पैसे भी लेना शुरू किए। बहुत सारी टेरिटरीज जो है, दोआब की टेरिटरी, रोहिलखंड की टेरिटरी जो है नवाब ऑफ अवध से उन्होंने ली, सो दैट द रेवेन्यू फ्रॉम दीज एरियाज कुड पे फॉर द ट्रूप। अब ये एरिया ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और वहाँ से जो भी टैक्सेस आ रही थी, जो भी रेवेन्यू आ रहा था, वो ब्रिटिश ने कहा कि हम जो आर्मी को ट्रेन करेंगे, आर्मी को मेंटेन रखेंगे, तो उसमें ये हमें काम आएगी। तो इस तरह से ब्रिटिश जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने कंट्रोल को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा रहा था, और अपना कंट्रोल जो है वो मजबूत कर रहा था। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहा था, जिससे ब्रिटिश को ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने पावर को एक्सटेंड करने में और अपने पावर को मजबूत करने में। थैंक यू।